चलिए नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए मैं ही एक साधारण सा शिक्षक भारती सर और आज हम लोग देखेंगे 30 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो संगीत के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप क्लास 12th के बच्चों से लेकर करके और आप किसी भी राज्य में टीजीटी या पीजीटी 9, 10 या 11, 12 टीचर बनने के लिए संगीत शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट वाले हो चाहे आप फाइनल बीपीएससी में बैठेंगे, आप सब बच्चों के लिए जो है वो एकदम बढ़िया शानदार क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। तो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। पिछले क्लास से हम लोग सीरीज को स्टार्ट किए थे, उसमें एकदम नॉर्मल क्वेश्चन थे। आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, तो घबराना नहीं है, आप सब चीज को आराम से समझते और सीखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन की हम शुरुआत कर लेंगे बिना देर किए हुए। फटाफट से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के ऊपर में भी हम लोग जोड़ देंगे, है ना। तो चलिए अगले हम लोग सबसे पहले आज के पहले सवाल के ऊपर में आते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला कुछ इस तरह का सवाल, है ना। सवाल ये है, फटाफट से आप कमेंट भी करेंगे। एक बात आप सबों को बता देंगे कि 30 क्वेश्चन जो है वो आपको हम कराने वाले हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन में से कलम कॉपी लेकर के बैठेंगे कि कितने क्वेश्चन का आप आंसर सबसे पहले वीडियो को रोक करके दे लीजिएगा। वीडियो रोक करके आंसर दे लीजिएगा, एकदम मान करके चलिए, एकदम वहीं पे ठान लेना है कि हमारा यही आंसर है। हमारे आंसर देने के बाद आपको बदलना नहीं है और आपको सही में आपको एक कैलकुलेट करना है कि सर 30 में से कितना आपके क्लास से सही हो रहा है। अब इससे हम आपको उम्मीद करेंगे कि कम से कम आज के सीरीज से अगर जिनका 20 प्लस हो जा रहा है, समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, शानदार है। पिछले में हम उम्मीद किए थे कि 25 से प्लस होना चाहिए, क्योंकि उस समय क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन था। ठीक है, और एकदम शुरुआती कर लीजिए और इस समय कुछ नए नए अपने स्तर से प्रश्न हम लेकर के आए हैं। तो अगर आप 20 से प्लस कर पा रहे हैं तब भी समझिए आप अपने से समझ लीजिएगा कि तैयारी ठीक है। चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न को लेते हैं और प्रश्न जैसे कि आप किसी भी गुरुजन के पास में जाएंगे संगीत सीखने के लिए, तो अलंकार वगैरह करा करके सबसे पहले आपको राग यमन से ही आपकी तैयारी कराते हैं। और आपका आज का प्रश्न भी है राग यमन से। यमन का संवादी स्वर क्या है बताएंगे, ग है, म है, प है या फिर नी है। तो यमन की संवादी स्वरों की अगर हम बात कर लेंगे तो आपको कैसे बताना है भाई, तो लिखा है क्या भाई, तो यमन। ट्रिक बताते हैं, जैसे यमन है तो इसमें से क्या कर देना है, आगे वाला हटा देना है और ये म को केवल कर देना है ग, और ग के बाद लास्ट में न जो है वही नी होगा, तो ये छोड़ देना है। ग इसका जो है वो आपका वादी और नी आपका क्या हो जाएगा, संवादी हो जाएगा। और ये कल्याण थाट की राग है, आप सब जानते हैं, तो ये इसका संवादी पूछा जा रहा है, तो संवादी क्या हो जाएगा भाई, तो नी हो जाएगा, यानी डी आंसर सही है। अगर यहाँ पे कोमल नी आप देख पा रहे हो तो गलत है। ठीक है, ये केवल और केवल क्या है भाई, तो नी है। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब डी ऑप्शन। ठीक है, ये हमसे हो गया होगा, तो डी जो है इसका सही उत्तर है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे। समय जो है एकदम आपकी समय की बचत करते चलेंगे, समय बहुत कीमती है और समय का सही इस्तेमाल आप लोग कर करके ही आगे सफलता के सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं। कहते हैं कि बड़े बड़े जो शहर है ना, उसमें बहुत सारे आपको सफल लोग मिल जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, तमाम तरह के ऐसे बड़े बड़े लोग मिल जाएंगे। देखने में लगते हैं कि भाई कुदरत ने इसे स्पेशली बना है, ऐसा कुछ नहीं है। समय आपको कभी भी आपको अच्छा नहीं बनाएगा, बेहतर नहीं बना पाएगा, सफलता की राह आपको समय नहीं दिखा पाएगा। आपको समय में ही सही समय का इस्तेमाल कर करके और सफल बनना पड़ेगा। तो चलिए आपके कुछ समय की हम बचत करते हुए और उस समय को हम आपको, अगर आप यहाँ समय देते हैं तो उसको सफल बनाने का हम प्रयास करेंगे। बताइए, राजा भैया के बारे में तो जानते होंगे, राजा भैया जिन्हें कहते हैं राजा भैया पूछ वाले। ठीक है, तो बताएंगे राजा भैया पूछ वाले प्रचार पद पर अपनी सेवाएं कहां प्रदान किए थे। आपको बताना है कि भाई अध्यापक के तौर पे जो है, प्रधानाध्यापक के तौर पे उन्होंने राजा भैया पूछ वाले ने अपनी सेवा कहां दी। आपके सामने कई म्यूजिक कॉलेज का ऑप्शन है, मैरिस म्यूजिक कॉलेज, बड़ोदरा का संगीत विद्यालय, माधव संगीत विद्यालय और लाहौर संगीत विद्यालय। तो फटाफट से बताएंगे। फिलहाल राजा भैया पूछ वाले की तरफ में आप अपना आंसर कीजिए। थोड़ी सी बातें आपको राजा भैया पूछ वाले के दौरान बता दें। राजा भैया पूछ वाले का जन्म 1882 ईस्वी के आसपास में होता है। ठीक है, और इनके जो मृत्यु होता है वो 1956 ईस्वी में होता है। ठीक है, इन्हें संगीत नाटक जो पुरस्कार एकेडमी वाले जो दिए जाते हैं वो भी इन्हें मिला है। और बात कर लेंगे तो राजा भैया पूछ वाले की अगर बात करें तो अगर कई लोग जो पढ़े होंगे ग्वालियर घराना, तो आप सब जानते हो कि ग्वालियर घराना के संस्थापक जो है वो आपके नत्थन पीर बख्श हैं। याद रखेंगे, क्या हो जाएंगे भाई, तो ये हो जाएंगे आपके नत्थन। क्या हो जाएंगे भैया, तो नत्थन। जल्दी जल्दी सुनते रहेंगे, नत्थन पीर बख्श जो हो जाएंगे
वो आपके क्या हो जाएंगे, ग्वालियर घराने के संस्थापक या जन्मदाता ही कह लीजिए। नत्थन पीर बख्श के दो पुत्र थे, एक का नाम है कादर बख्श, आप पढ़े ही होंगे, और दूसरे का नाम है वो आपका पीर बख्श है। ध्यान से सुनेंगे, तो कादर बख्श और पीर बख्श, ये नत्थन पीर बख्श जो ग्वालियर घराने के फाउंडर है, इनके बेटे हैं, ये कादर है। ठीक, अब कादर के भी आपके जो है वो तीन, याद रखेंगे, तीन बेटे हो गए, जिसमें आप लोग पढ़ते हो हस्सू खा, हद्दू खा और नथु खा। हस्सू खा और क्या है आपके भाई, तो हद्दू खा, ठीक है, हद्दू ही समझिएगा, और नथु खा। बडिंग जो इधर उधर जाएगा, आप केवल हमारी बातों को सुनिएगा। अब देखेंगे कि पीर बख्श के अपने कोई पुत्र ही नहीं थे, तो कई जगह पे लिखे जाते हैं कि पीर बख्श ने अपने भाई कादर बख्श के लड़के को गोद लिए। कई जगह पे कही जाती है कि पीर बख्श ने जो है अपने मित्र के लड़के को गोद लिए। भाई का गोद ले या मित्र का गोद ले, कहलाएगा तो गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहते हैं, तो दत्तक पुत्र कहते हैं। और ये जो दत्तक पुत्र है ना जनाब, इसी दत्तक पुत्र का नाम है निसार हुसैन खां। ध्यान से सुनेंगे, क्या है भाई, इसका नाम क्या है, तो निसार हुसैन खां है। अब एक ध्यान सुनेंगे, एक मेहदी हुसैन खां है, जो कि कंफ्यूजन आपको डालेगा। मेहदी हुसैन खां कहेंगे तो ये कादर बख्श के जो तीन लौंडे हुए, जिनका नाम हस्सू खा, हद्दू खा और नथु खा है, तो हस्सू खा के शिष्य परंपरा में हस्सू खा के आ जाएंगे गुले इमाम खा, और गुले इमाम खा के शिष्य परंपरा में कौन आ जाएंगे भाई, तो गुले इमाम खा के बाद आ जाएंगे आपके मेहदी हुसैन खा। ठीक है, और वही मेहदी हुसैन खा के कई शिष्य परंपरा में आप बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर, तमाम जो है संगीतज्ञों के नाम आप पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है राजा भैया पूछ वाले के बारे में, तो बेसिक ये भी जानकारी दे दे कि निशान हुसैन खां के जो है निसार हुसैन खां, इनके भी कई शिष्य परंपरा में आ गए। इनके परंपराओं की अगर बात कर लेंगे शिष्य में, जिसमें आपका शंकर राव की बात आता है, मुश्ताक हुसैन की बात आता है, और उसी में एक व्यक्ति जो है जिसका नाम राजा भैया और पूछ वाले। अब पूछ वाले कह रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा होगा, क्या इनका पूछ है? नहीं भाई, इनके जो पूर्वज होते थे वो पूछ नामक एक जगह होती थी, वहां के वो जागीर हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जागीर के खानदान के बच्चे हैं, तो इसीलिए इनके नाम के आगे भी लोग पूछ वाले कहते हैं। ठीक है, अगर कोई ग्वालियर के होंगे तो ग्वालियर वाले कहते हैं, आगरा के होंगे तो आगरा वाले, तो ये पूछ में इनके खानदान के जो लोग हैं वो फेमस थे, तो इन्हें पूछ वाले कहते हैं। ऐसे इनका नाम है राजा भैया पूछ वाले। अब आपको बताएंगे इनका नाम वास्तविक राजा भैया नहीं है, वो किस नाम से जाने जाते हैं वो भी आपको आज क्लास में मिलेंगे। अब आपको बताएंगे कि अगर बात कर लेंगे इन सभी कॉलेज के बारे में, तो इसमें आप जानते होंगे कि मैरिस म्यूजिक कॉलेज, ठीक है, और माधव संगीत विद्यालय। तो मैरिस म्यूजिक कॉलेज कहां है भाई? लखनऊ में है। ठीक है, कहां है? लखनऊ में है। और इसकी अगर हम बात कर लेंगे तो 1923 में भातखंडे के द्वारा, पंडित विष्णु दिगंबर भातखंडे जो आपके हैं, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, तो उन्होंने 1923 ईस्वी में मैरिस म्यूजिक कॉलेज की स्थापना लखनऊ में की, जो कि आज भातखंडे कॉलेज के नाम से जाना जाता है। माधव संगीत की बात कर लेंगे, 1918 में ही ये ग्वालियर में एक भातखंडे के द्वारा विद्यालय बनाया जाता है, और इसी विद्यालय में देश की आजादी के पहले लगभग अगर बात कर लेंगे 1941 से लेकर आजादी के बाद 1949 के आसपास तक जो है यही राजा भैया पूछ वाले माधव संगीत विद्यालय में प्राचार्य के पद पर रहे। तो चीजें समझ में आपको आ गया होगा, आपको काफी विस्तार से भी समझाएंगे और समय भी कम लेंगे। तो चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। राजा भैया पूछ वाले क्यों कहते हैं ये भी समझ गए। और ये माधव संगीत विद्यालय जो कि कहां है, तो ये आपके कहां है भाई, तो ग्वालियर में है। कहीं नहीं लिखे तो याद रखेंगे। इसके स्थापना 1918 में कौन किए थे, तो भातखंडे किए थे। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में थोड़ा सा फास्ट होगा, तो आप नए बच्चे जो है थोड़ा सा मैनेज करिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज है खास करके बहुत सारे पुराने जो संगीत के विद्यार्थी हैं उनको रिवीजन कराना मेरा मेन मोटिव है, इसीलिए चीजें फास्ट भी होंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन भी आपको अच्छे लेवल का मिलेंगे, है ना। कौन से संगीतज्ञ राजा भैया पूछ वाले के नाम से लोकप्रिय है? अब लो भाई आ गया, राजा भैया का जो वास्तविक नाम है वो क्या है, इससे भी आज के क्लास में आप रूबरू हो जाएंगे, है ना। क्या उनका बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर है? अभी बताया कि बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर मेहदी हुसैन खां के शिष्य परंपरा से आते हैं। अब ये निसार हुसैन खां के आते हैं, दोनों में अंतर है। इसके अलावा बालकृष्ण आनंद राव अस्टेकर है, या फिर बालाजी राव पूछ वाले हैं, या फिर कृष्ण बलदेव राव पूछ वाले हैं। तो पूछ वाले देख करके आपको आकर्षित नहीं होना है। राजा भैया पूछ वाले का जो नाम है वो बालकृष्ण आनंद राव अस्टेकर है, यही इनका वास्तविक नाम है। ऐसे ही राजा भैया के नाम से जाने जाते हैं, और पूछ वाले क्यों कहते हैं आप समझ ही गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर 30 क्वेश्चन देखने हैं और समझने भी है। ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाएं
और समझ में कुछ भी बातें नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपके सामने कुछ अगला इस तरह का सवाल है आपके कि तबले पर बोल बजाने के 3 निकास, ये निकास जो समझिए स्थान बताइए। तबला पे जो आप बोल बजाते हैं, कोई भी ताल होते हैं उसमें कुछ भी आप बोल बजाते हैं, धा तिरकट दी कुछ भी बजाओ आप भैया, तो वो कहां बजता है? तो चाटी पे, गजरा पे, बद्धी पे, या फिर आपका स्याही है मैदान है, गजरा है, स्याही है, चाटी है मैदान है, गट्टा है, गजरा है, बद्धी। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, आप एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। तब तक हम जो है एक छोटी सी बातें बता दें। अगर ये जो क्लासेस सभी बच्चों के लिए, चाहे आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर 4-5 को भी आप तैयारी करिए, सब में ये क्वेश्चन काम आएगा। स्टेट पेपर 1 या 2 की तैयारी कर रहे हैं, यूपी में टीजीटी का जो एग्जाम होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, एमपी में टेट या मेंस की तैयारी, सब में काम आएगा। केवीएस हो, एनबीएस हो, ईएमआरएस हो, सब में ये तैयारी जो है वो आपके काम आने वाले। इसके अलावा आपको संगीत के विद्यार्थियों के लिए बोल दे कि जो लोग कहीं से बढ़िया तरीके से पढ़ लिए हैं तो ये प्रैक्टिस से ही आपको काम होगा। और अगर ऑफलाइन में प्रैक्टिस चाहते हैं कई सारे क्वेश्चन का, तो आपको मेरा ये नंबर दिया गया है 8825376551, इस पे कांटेक्ट करेंगे। आपको A4 साइज पेज में बहुत सारे क्वेश्चन, इस तरह से एक पेज में एक क्वेश्चन नहीं रहेगा, एक पेज में 15 से 20 क्वेश्चन कम से कम रहेगा, और दोनों तरफ एक पेज में आपके कम से कम जो है वो 25 से 30 क्वेश्चन के अराउंड आ जाएंगे, है ना। तो आपको कई सारे क्वेश्चन, मान के चलिए कि आप 1500 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। उसका फी कितना लगेगा? तो 299 रुपया देकर के आपको लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात कर लेंगे तो 199 में संगीत के फुल थियोरी नोट्स जो है वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। संगीत में क्या क्या है, राग, ताल, घराना, सारा कुछ संगीतज्ञ वगैरह, ताल, उल, राग, 30-40 रागों का ऐसा होगा जिसका वादी संवादी सब आपको होगा, ठीक है। तो वो सारा कुछ आपको थियोरी का नोट्स 199 में। प्रैक्टिस सेट अगर 1500 क्वेश्चन का चाहते हैं, इंपॉर्टेंट वाला ये क्वेश्चन रहेगा VBI, 299 रुपया में मिल जाएगा। किस नंबर पे संपर्क करना है? इसी नंबर पे। बाकी जो तमाम बैच के विद्यार्थी हैं, अगर आप 599 में बॉयज के लिए और 499 रुपया में गर्ल्स के लिए अगर आप ये बैच लेते हैं, तो आपको कम से कम जो है बैच में 3000 से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, और प्लस में आपको थियोरी नोट्स और फुल ट्रिकली वाला क्लास, आपको जो इच्छा है, जो आपको रिक्वायरमेंट है, वो आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको तबले के बारे में बता दें। देखिए दरअसल तबला जो होता है ना, वो हम लोग दाएं तबला को ही तबला कहते हैं, बाएं को हम लोग जो होता है ये बाएं तबला कहिए, ये लेफ्ट तबला कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे तो उसको आप लोग डग्गा के नाम से मोटा मोटी जानते हो, ठीक है। ये मान के चलिए ये जो होता है ये डग्गा हो गया जी, ये वाला ये दाएं नहीं होगा, ये बायां होता है। बाएं में इसको रखते हैं, बेस के रूप में काम लेते हैं, ये बायां हो गया। और इसमें अगर बात कर लेंगे तो इसमें बद्धी इसमें भी होंगे, ठीक है, इसमें भी बद्धी होते हैं। और ये इसको जिसपे जमाया जाता है उसको हम लोग गुड़री कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसको छोड़ दीजिए, हम केवल तबला की बात करते हैं। तो तबला कौन होता है? तो तबला जो होता है एक बेलन की तरह होगा आपका, मान के चलिए मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करा, हालांकि शुरू में अगर टाइम लगेगा तो आप इरिटेट मत होइएगा, कुछ सीख करके ही जाइएगा। और फिर जो होता है कहीं ना कहीं आपको आगे के जो क्वेश्चन है उसमें आपको टाइम जो है वो नहीं लगेगा। मानकर चलिए ये आगे का गोल है, हालांकि ऊपर में कम इंच होता है, नीचे ही ज्यादा होता है। ऊपर 6 इंच होगा और नीचे में जो होगा 9 इंच होता है। ये बन जा रहा है उल्टा पुल्टा हमसे, ठीक है। चलिए बात ध्यान सुनिए। बीच में अगर बात करेंगे तो चांद की तरह जो होगा ये आपका गोल जो है, ये इसको कहते हैं स्याही। क्या कहते हैं? स्याही। ये गोल होगा एकदम चांद की तरह, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे तो एक और आपको जो है वो राउंड दिखेंगे, इसके बाद का एक और ऐसे राउंड होता है, ठीक है। और इस राउंड के बाद थोड़ा सा पट्टी, और पट्टी के बाद भी एकदम किनारे किनारे जो होता है भाई वो अलग होता है। ध्यान से सुनेंगे तो इस तरह से ऊपर में होता है। और ये जो होते हैं ये बद्धी होते हैं, और इसमें बद्धी के लिए यहाँ छिद्र होते हैं। ऐसे तबले में 16 छिद्र होते हैं, याद रखिए कितने छिद्र होते हैं? 16 छिद्र कहिए, ये घर कहते हैं। और ये बद्धी होते हैं जो ऊंट के चमड़े से बने होते हैं। विश्लेषण आपको जब पढ़ाया जाएगा बैच में तो आराम से कर दिया जाए। यहाँ इंपॉर्टेंट बातें बता दें आपको, इसमें लकड़ी के ब्लॉक्स वगैरह भी बने होते हैं, आप देखे होंगे लकड़ी के छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, और इसे गट्टा कहते हैं। और गट्टे की कुल संख्या भी पूछी जाती है कई एग्जाम में, तो गट्टे की जो कुल संख्या हो जाएंगे वो 8 हो जाएंगे, ठीक है। कितने गट्टे हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 16 घर होता है, और बीच का जो सेक्शन है इसे स्याही कहते हैं। और स्याही के भाग बाद वाला जो इलाका है इसे कहते हैं मैदान। इसे क्या कहते हैं भाई? तो मैदान कहते हैं। और आमतौर पर मैदान को ही लव कहते हैं, ये भी बात आपको समझ में आना चाहिए। और इसके बाद जो होता है सर, मैदान के
बाद उसको कहते हैं चाटी। क्या कहते हैं? चाटी। याद रहेगा आपको। तो अगर यहां से सवाल आते हैं कि पहले कौन बाद में कौन, प्रश्न आएगा कि चाटी और स्याही के बीच में तबले में कौन सा हिस्सा होता है, तो मैदान या उसी को लौ कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद में जो होता है ये आपका गजरा होता है। तबले के चारों तरफ जो होता है, देखिए ये एक जो है लो लकड़ी का आधा खोखला होता है, लकड़ी का ऐसा कटिंग होता है जिसमें आधा खोखला होता है ऊपर के भाग, और इस खोखड़े को ये चमड़े के से मढ़ा जाता है। ये चमड़ा ज्यादातर बकरा के चमड़ा होता है। इससे भी क्वेश्चन आएंगे। तबले के 3 पूड़ी होते हैं और इस किससे बने होते हैं, तो ये इससे सवाल आएगा कि बकरे के चमड़े से बने होते हैं। अब ध्यान से समझने वाली बातें हैं कि इसमें जैसे बालों को बांधने के लिए लोग गजरा लगाता है, उसी तरह से तबले को भी इधर जो है वो गजरा से बांधा जाता है। तो लास्ट वाला जो सेक्शन है ये गजरा है। इसी गजरा में 16 छिद्र होते हैं और जिससे ये बद्धियों को बांधा जाता है। समझ के बाद अब मोटा मोटी आपको बता देते हैं कि सवाल कैसे आपको कंफ्यूजन में डालेगा कि चाटी के ये स्याही है, और स्याही तो आप जानते होंगे कि लोहे के चूर्ण और स्याही से मिल करके इसको बनाया जाता है। इसके बाद कौन, इसके बाद कौन, तो अभी तो देखेंगे तो आपको लग रहा है कि सर समझ रहे हैं कि स्याही है, स्याही के बाद मैदान है जिसे लौ कहते हैं, लौ के बाद चाटी। लेकिन कई बार आपका क्रम बिगड़ जाएगा। तो क्रम बिगड़ जाएगा तो याद रखेंगे कि स्याही को ले जाएंगे मैदान में। काहे भाई? मैदान आपका फेवरेट है ना, लव वाला है, जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं, फील्ड में खेलते होंगे या जो, तो स्याही को मैदान में ले जाके चाट जाना है। क्या कर देना है? चाट जाना है। तो आपको समझना है कि पहले स्याही, उसके बाद मैदान, और मैदान के बाद मैदान में ले जाके चाट जाएंगे तो फिर चाटी हो जाएगा। यही आपका बोलों का क्रम है और इसी पे सारे बोल जो है वो बसते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, खोजिए। चाटी हो जाएगा, ये बद्धी नहीं होगा, गजरा नहीं होगा, इस पे बोल नहीं बजते हैं। चाटी पे बजेगा, मैदान पे बजेगा, गजरा पे नहीं बनते हैं। ठीक। चाटी पे स्याही पे बजेगा, चाटी पे बजेगा, मैदान। बिल्कुल सही, यही सवाल सही है। बाकी देख लीजिए, गट्टा नहीं, गजरा नहीं, बद्धी नहीं, तो एकदम अलग है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। और भाई हम लोग बहुत छोटे साधारण सा शिक्षक है, कोई बड़े शिक्षक नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी को एक अच्छा प्रैक्टिस देने में, है ना, आपको कुछ भी अगर छोटा सा भी अगर अदा कर रहे हैं तो कहने की बात नहीं है। एक क्या चाहिए, एक छोटे से शिक्षक को अगर आप YouTube पे क्लास देख रहे हैं तो आपको कर देना है लाइक। अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इससे आपको फायदा होता है। आपको लगता है कि सर को हम लाइक किए हैं, तो इसके बाद की आपको एनर्जी है ना, वो कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। आपको फायदा होता है इससे, लाइक करने से। लगता है कि हम लाइक किए हैं, हम सब्सक्राइब किए हैं, तो आप हम पे जो है ना वो दावा करते हैं, है ना, कि सर को हमने लाइक भेजा, सब्सक्राइब किया, तो आप पसंद से करते हैं। तो अगर आपकी जहां पसंद होती है वहां कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाते हैं और जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। प्रश्न संख्या 5 है, तबले की पूरी पर लगाई गई स्याही की न्यूनाधिक मात्रा निश्चित करती है। तो ये तबले पे जो स्याही लगाई जाती है उस पे क्या होता है भाई? तबले के स्वर के लिए, तबले के स्वर को, या तबले के बोल को, तबले की तकनीक को, तबले की लय को। तो आप सब जानते हो कि ये स्वाही, लव, चाट जितना होता है, स्याही हो चाहे चाटी हो या फिर लव या मैदान हो, इस सब पे तबले के बोल ही बजाए जाते हैं। ठीक है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, जहां इंपॉर्टेंट होगा, जहां लगेगा कि आप उलझते हैं, इस चीज को नहीं समझते हैं, उसको बताएंगे। उससे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है उसको बताए। गिरजा देवी कलाकार है श्याम चौरसिया घराने की, श्याम चौरासी घराने की, पूर्व अंग की ठुमरी, पंजाब अंग की ठुमरी, दरभंगा घराने की। तो गिरजा देवी जो है वो पूर्व अंग की ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है और इसे ठुमरी की रानी भी कही जाती है। लिख लो कहीं, याद रखना है आपको कि गिरजा देवी की ठुमरी की रानी कहते हैं। वहीं बेगम अख्तर को जो है उसे गजल की मलिका कहते हैं। ये सारे सवाल आपको बनेंगे और किसी न किसी क्वेश्चन में आपको आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है, ध्यान से पढ़िएगा, कि किस ग्रंथ में बिलावल को शुद्ध स्वर सप्तक के रूप में स्वीकार किया गया? आप सब जानते हो कि पहले जो आपके ठाट थे वो काफी ठाट को ही शुद्ध माना जाता था, लेकिन ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें बिलावल को शुद्ध स्वर माना गया है? ठीक है, शुद्ध सप्तक ही कह लीजिए आप। तो ये सवाई प्रताप सिंह कृत यानी संगीत सार किताब को, या फिर भरत कृत जो है वो आपके नाट्य शास्त्र को, सारंग देव की कृत जो है जिसका नाम है संगीत रत्नाकर, ये मतंग का एक कृत है जिसका नाम बृहदेशी है ना। तो आप बताएंगे। तो सबसे अगर बात कर लेंगे, इंपॉर्टेंट सही जवाब हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह की किताबें हैं, ध्यान रखेंगे, जिसका नाम संगीत सार है। ये जयदेव के राजा हुआ करते थे। और एक संगीत सार पुस्तक जो है वो आचार्य विद्यारण्य ने भी की है, जो दक्षिण भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध पॉपुलर संगीतज्ञ मानिए, एक ब्राह्मण मानिए, वो भी थे, है ना, जो हरिहर और बुक्का के गुरु भी थे। हरिहर और बुक्का उनसे आशीर्वाद लिए थे और विजयनगर की नींव भी रखे थे, है ना।
मुसलमान बन गए, हिंदू से मुस्लिम बने थे, मुस्लिम से हिंदू, सारी बातें पढ़े ही होंगे, तो ध्यान से सुनेंगे। ये संगीत सार एक आचार्य विद्यारण्य के है, जिसमें पहली बार मेल शब्द का जो है वो निरूपण किया गया। और ये संगीत सार के एक लेखक सवाई प्रताप सिंह जो है, ये आपके जयदेव के राजा है, और इन्होंने बिलावल को क्या माना है भाई? शुद्ध माना है। पहले काफी को ही शुद्ध माना जाता है। सही जवाब ए ऑप्शन। अगले प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेकर के आए। अब जिन विद्यार्थियों को हल्का लग रहा होगा, भारी लग रहा होगा भाई, तो वो बने रहेंगे। कुछ हर तरह के सवाल हैं, कुछ हल्के भी है, कुछ मजेदार भी है। नए प्रश्न आपको सिखाएगी, ठीक है। तो जब कठिन सवाल आते हैं, आपसे नहीं बनते हैं, ये आपको सोच करके इरिटेट नहीं होना है, ठीक है। इस तरह की चीजें आपके जीवन में कुछ नया सिखाने के लिए आती है। कभी भाई समय एक जैसा नहीं चलता। आप देखे होंगे कि समय बदलाव आता है। किसी से नाता अच्छा भी है, किसी से नाता खराब भी है। कभी आप अकेले हो जाते हैं, कभी बहुत सारे लोगों के बीच में होते हैं। ये कहीं ना कहीं जिंदगी जैसे प्राकृतिक जो है ना परिवर्तन करती है, वैसे मानव के जीवन में एक जैसे परिस्थितियां कभी नहीं हो सकते हैं। चाहे आप अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कुछ भी हो, समझ रहे बात ना। हर परिस्थिति अलग अलग आती है, और यही परिस्थिति आपको बदलाव का एक इशारा देती है, समझ रहे बात ना। तो ये ध्यान रखेंगे, कभी भी जीवन भैया एक खेल है, और इसे मुस्कुरा करके खेलते रहना है, समझ के बात ना। चलिए, तो संधि प्रकाश रागों की प्रमुख विशेषता बता दीजिए हमें। सही जवाब अगर बात कर लेंगे तो संधि प्रकाश की बात कर लेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं, प्रातःकालीन संधि प्रकाश और सायंकालीन संधि प्रकाश होते हैं, है ना। तो सायंकालीन संधि प्रकाश, जैसे पुरिया वगैरह को ले लीजिए, सायंकालीन संधि प्रकाश है। और ये जैसे भैरव वगैरह ये सब ले लीजिए, तो प्रातःकालीन हो जाएगा आपका। अब ये ध्यान से सुनेंगे बात को। संधि प्रकाश राग की अगर बात कर लेंगे तो इसमें रे और ध कोमल तो होंगे ही होंगे। ध्यान से सुनेंगे, रे ध क्या होंगे? कोमल। और इसमें जो ग और नी स्वर होते हैं ये शुद्ध होते हैं। अब खोजो कहां मिलेगा, तो अगर नीचे से देखे, रे ध शुद्ध नहीं, रे ध क्या होना चाहिए? कोमल। रे ध शुद्ध नहीं, कोमल होना चाहिए। रे ध कोमल सही जवाब, लेकिन ग ने यहाँ कोमल दिया होगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, 3 कट गया। अब इसको देखिए आप, रे ध कोमल बिल्कुल सही, और ग नि शुद्ध, यही सही जवाब। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन एकदम सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे। तो चलिए, आप सबको बता दें कि सुबह के 6 बजे एक दिन बीच करके आप VR एजुकेशन के चैनल पे अगर आप आएंगे तो आपको संगीत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको जीके जीएस का भी रिक्वायरमेंट है कि कम समय में अच्छे से समझा करके आप जीके जीएस का भी वीडियो लाए, तो भी आप कमेंट करके आप सुझाव दें। आपके कमेंट के अनुकूल ही हम चलेंगे। आप अपना विचार जरूर छोड़िए, ठीक है, कि सर एक दिन अगर म्यूजिक दे रहे हैं तो एक दिन जीके जीएस दीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि सर म्यूजिक का जो 30 क्वेश्चन लाते हैं उसी में से 20 क्वेश्चन म्यूजिक का रखिए सर, और 10 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस का क्वेश्चन रखिए, और ऐसे कर करके दीजिए, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे हमारी तैयारी संगीत का भी होते चले और जीएस का भी होते चले, तो वैसे भी हम आपके कर सकते हैं। तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट है ये विचार आप जरूर छोड़े, और यूट्यूब पे अगले दिन से वैसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। राग की बात कर लेंगे। मेल राग वर्गीकरण का सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? कुछ देर पहले बताएं, आचार्य विद्यारण्य की किताबों में, याद रखेंगे, संगीत समय सार में पहली बार मेल का निरूपण किया गया। यही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की बातें कर लेंगे। तो सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से स्टेटमेंट वाला कथन है, तो जो बच्चे पढ़े हैं, थ्योरी का पकड़ है, वो आराम से बना पाएंगे। प्रश्न पढ़ते हैं। ऑप्शन 1 है, हिंदुस्तानी व कर्नाटक संगीत की ताल पद्धति समान है। ठीक है, नहीं भाई, दोनों के समान नहीं, अलग अलग है। कर्नाटकी संगीत के प्रमुख गायन शैली ध्रुपद है, बिल्कुल नहीं, ध्रुपद उत्तर भारत में ध्रुपद ज्यादा प्रचलित में है। जावली ठुमरी के समान है, ये बिल्कुल सही जवाब। आप पढ़े ही होंगे कि दक्षिण का जो है वो जावली है, जो उत्तर भारत में ठुमरी के समान मानी जाती है। ठीक है, हिंदुस्तानी व कर्नाटकी संगीत में दोनों में तबला संगीति के प्रयोग होता है। बिल्कुल गलत बात ऐसी नहीं कि तबला का प्रचलन उत्तर भारत में, तबला का प्रचलन दक्षिण भारत में ज्यादातर पखावज का प्रचलन होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं सही होगा, तो बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? सी जवाब जो है वो एकदम आपका सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न जो है वो संगीत का काफी प्यारा प्यारा सा सवाल है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल आपको एकदम सही जगह आप समय दे रखे हैं, तो समय देते रहिए और आप अपनी तैयारी को दुरुस्त करते रहिए ना। राग रागनी वर्गीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है भाई? संगीत मकरंद में, नगमाते आशफी में, राग तत्ववादक में, 3 ही ऑप्शन है, गाए हुए। चलिए कोई बात नहीं, तो ध्यान सुनेंगे, आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझना है। संगीत मकरंद याद रखेंगे, संगीत मकरंद जो है इसी में राग रागनी पद्धति का जो है प्रचलन।
नगमाते आसफी जानते हो, ये मोहम्मद रजा की किताबें हैं नगमाते आसफी। और मोहम्मद रजा जो है वो पटना के रहने वाले हैं, बिहार के पटना के थे रहने वाले, ठीक है। तो ये भी स्टेट में आया है कि मोहम्मद रजा कहाँ के रहने वाले हैं, तो पटना के हैं। उनकी ही प्रमुख किताब है नगमाते आसफी। इसमें भी जो है वो राग रागनी का उल्लेख किए है ना। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं स्त्री पुरुष और आपके स्त्री पुरुष और नपुंसक रागों की चर्चा संगीत मकरंद में है, और इसीलिए इसे जो है राग रागनी पद्धति का जनक कहा जाता है। यह राग रागनी पद्धति का, ये समझ रहे बात में ना। तो चलिए ये बातें आप समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन 12 नंबर 30 क्वेश्चन आपको करके ही जाना है। 12 नंबर प्रश्न है कि स्वरों में यदि श्रुतियों का क्रम, बढ़िया से देखेंगे श्रुतियों का क्रम क्या दे रहा है भाई, तो 4 3 2 4 4 3 2 हो तो उस स्वर सप्तक को क्या कहेंगे। बिल्कुल आप जानते होंगे कि 4 3 2 और 4 4 3 2 ये षड्ज ग्राम की श्रुति व्यवस्था है। कौन सी ग्राम के, षड्ज ग्राम के। और यही एक श्रुति का हेर फेर हो जाता है जिसमें 4 3 2 की बात करेंगे, और ये 4 से पहले जो है वो आपको 3 लाना है, और फिर 4 3 2 एक उलट फेर करते हैं तो ये मध्यम ग्राम का श्रुति व्यवस्था हो जाता है जी। और इसी में आप अगर निषाद ग्राम की बात करते हैं, जिसे गंधार ग्राम करते हैं, तो गंधार बताना है कि अंतिम में 432 हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, तो 4 3 3 3, ठीक है। तो 400 ये 3 वो 3 हो, 4 3 3 3 और 4 3 2, ठीक है। अगर गड़बड़ाएगा तो एक बार मिलान कर ले, ठीक है। तो ये आपके गंधार ग्राम हो जाएगा। तीनों ग्राम का श्रुति व्यवस्था हम यहाँ लिख लिए, आप चाहे तो इसे नोट करते हैं, ठीक है। बाकी सब आपको बैच में पढ़ाया जाएगा, तो तीनों आपको आराम से करा दिए जाएंगे, दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, तो 4 3 2 4 4 3 2 सही जवाब हो जाएगा शुद्ध स्वर सप्तक। क्या हो जाएगा, शुद्ध स्वर सप्तक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले सवाल है आपका 13 नंबर सवाल, फटाफट से आप आ जाइए। तो 13 नंबर जो सवाल है ये जल्दी जल्दी सुनेंगे। सामवेद में क्या है प्रश्न भाई, तो प्रश्न है कि सामवेद में स्वर समानार्थी प्रयोग किया गया शब्द बताइए। सामवेद में स्वर के लिए समान शब्द जो है वो कौन सा प्रयोग किया गया है, सम के, ब्रह्मा के, यम के या फिर लयम के। तो याद रखेंगे यम जो शब्द है ये सामवेद में याद रखेंगे कि स्वर के जगह पे समान शब्द का उच्चारण किया गया है, ठीक है। स्वर के लिए यम शब्द है। बहुत तरह की चीजें वैदिक काल में कई जो चीजें है उसका अलग अलग नाम है। जैसे गाय है तो गाय को गाय नहीं कहा जाता था, गाय को अघन्या कहा जाता था। जैसे रुक्म है, गले के हार के लिए रुक्म कहा जाता है, सोने के ढेर के लिए निष्क कहा जाता है। तो कई अलग अलग चीजों का अलग अलग है ना। गेहूं को गोधूम कहा जाता था, चावल को ब्रीह कहा जाता था, अलग अलग नाम थे, ठीक है। 3 श्रुतियों के अंतर का गुणांतर होता है, क्या होता है, तो आपको लिख ही देते हैं। देखिए 2 श्रुति की अगर बात कर लेंगे, ठीक है, कौन श्रुति, 2 श्रुति जिसे सेमीटोन कहते हैं 16/15, ठीक। अगर 3 श्रुति कहेंगे जिसे माइनर सेमीटोन कहते हैं उसका हो जाएगा 10/9। अगर 4 श्रुति की अगर बात कर लेंगे तो 4 श्रुति जिसे मेजर होल्टोन कहते हैं वो हो जाएगा 9/8, खत्म। अब बताइए, आपसे पूछ रहा 3 श्रुति, तो 3 है 10/9, कहाँ है भाई, पहला राउंड में है, सही जवाब ए ऑप्शन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल सीरीज कैसा लग रहा है आपको, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। बार बार अब कमेंट के लिए, लाइक करने के लिए नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम खुद ही लजा गए, पता है कैसे लजा गए, अब कमेंट और लाइक करने के लिए बोलेंगे भी नहीं। आपके लिए पहला क्लास हम रिकॉर्ड करके डाले, बढ़िया वाला, एकदम स्टार्टिंग वाला। उम्मीद किए थे 10-20 लाइक तो आप लोग कर ही दीजिएगा, लेकिन पहले ही दिन 50 से प्लस लाइक कर दीजिए। हमको लग गया कि हमारा काम केवल अच्छा तरीके से पढ़ाना है, बाकी लाइक मांगने से नहीं देगा, बच्चा प्रसन्न होकर खुद ही कर देगा। हम आपको इतने आप लोग लाइक कर दिए कि हम खुद ही लजा गए। अब लाइक और कमेंट की बात ही क्या करेंगे, ठीक है। तो बस आप अपने तरफ से प्रतिक्रिया जारी रखिए और हमारे तरफ से आपके लिए अच्छा रिवीजन और मेहनत जारी रहेगा। बताइए ध्रुपद का विकास किस गायन विधा से माना जाता है, जाति से, प्रबंध से, अलाप्ति से या अलाप्ति गान से, या एक से अधिक सही है। तो ध्यान से सुनेंगे बात। अगर बात कर लेंगे तो आप सब जानते हो कि प्राचीन काल में बुआ जी जाति, देखो बुआ और ये बोला जाता है तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, हम जानते हैं म्यूजिक की तैयारी करने वाले बहुत सारे जो हमारे मित्र भाई हैं और बहन हैं वो हमसे बहुत अधिक उम्र के, तो हमारी आदत है 10 साल से जो है वो हम लोग 12th के बच्चों को, अलग अलग बच्चों को पढ़ा रहे हैं और स्कूल में, कोचिंग्स में भी, तो आदत सी बन गई है। तो इसके लिए आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है। हम आपकी कहीं ना कहीं उम्र का भी रिस्पेक्ट करते हैं। जब एक मजदूर के लिए भी हमारे दिल में
अथाह प्रेम है, समझ रहे बात ना, उसी से धरती चल रहा सारा है। तो भाई आप लोग तो समझ रहे बात ना, तो बुरा मत मानिएगा, हमारा खाली यही एक ध्येय है। तो ध्रुपद का विकास कैसे हो रहा है, तो जाति था, जाति से ध्रुवा गान का भी चर्चा हुआ और भरत में भी ध्रुवा के पास वेदों का उल्लेख है, जाति गायन ध्रुवा में आया, ठीक है। इसके बाद राग आ गया और राग कहीं न कहीं धीरे धीरे ये आपका उसके बाद प्रबंध आता है और प्रबंध जो होता है याद रखेंगे प्रबंध से क्या बन जाता है आपका, तो प्रबंध से जो होता है ध्रुपद बनता है। प्रबंध से किससे बनता है, ध्रुपद। तो कह रहा है कि ध्रुपद का विकास किस गायन से है, तो सही जवाब प्रबंध से हो जाएंगे। ऐसे कहा जाता है कि सारंग देव ने जाति गायन को ही प्रबंध के रूप में विकसित किए थे, ठीक है। लेकिन जो भी हो, ये क्रम तो पहले जाति गायन प्राचीन काल में करते थे, फिर ध्रुवा गायन का भी प्रचलन है, राग का प्रचलन आने लगा है ना, और फिर उसमें प्रबंध और प्रबंध से क्या बन गए, तो ध्रुपद बन गए। क्लियर। अगली सवाल की तरफ बात करते हैं। सवाल संख्या अगला है नेक्स्ट। चलिए 16 नंबर का सवाल है, काफी समय हो रहा है और फटाफट से भी हमारी करने का विचार भी है। चलिए सवाल है कि दिए गए विकल्पों में साम संगीत का 7वां स्वर बताइए। आपको वैदिक कालीन स्वर और साम स्वर तीनों दोनों आपको पढ़ा दिए गए, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर साम स्वर कहा जाए तो वे कुरुष्ट है, प्रथम है, द्वितीय है, ये सब साम स्वर है, ठीक है। और बताएं आपको अभिनिहित है, जात है, क्षेत्र है, ये सब जो बताया अभिनिहित, प्राश्लिष्ट और जात, क्षेत्र, पादवत, तेरवज्जम, तेज विराम, ये जो 7 स्वर है वो वैदिक कालीन स्वर माने जाते हैं। तो यहाँ वैदिक कालीन नहीं पूछ के साम संगीत का स्वर पूछा जा रहा है, तो ये प्रथमा, द्वितीय, ठीक है, ये आपका कुरुष्ट है, प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, मंद्र है, और मंद्र के बाद जो आपका 7वां होता है उसे अतिस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिस्वार कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है भाई, हाँ, तो डॉट 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 क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप जान गए कि 7वां स्वर को क्या कहते हैं, अतिस्वार, और ये डी ऑप्शन में आपके अतिस्वार दिया हुआ है, यही यहाँ पे फिल हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। अगले सवाल यहाँ पे ये है, सवाल ये है भाई मेरे कि संगीत के कौन से 4 वर्ण नाट्य शास्त्र में निर्दिष्ट है। आज सवाल से आपको ठीक लग रहा हो, कुछ हल्के भी प्रश्न होंगे जो डायरेक्ट आप उत्तर दे पा रहे होंगे, कुछ आपको इसमें आप जो भी चीजें पढ़े होंगे उसमें सोचने पे मजबूर भी होंगे कि थोड़ा सा माइंड पे जोर देके और याद करते हैं, है ना, हर तरह का प्रश्न आपको है। चलिए, तो संगीत के कौन से 4 वर्ण जो नाट्य शास्त्र में है, अस्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग पढ़े होंगे, लेकिन ये आपका 4 वर्ण नहीं है नाट्य शास्त्र में। स्वर, लय, मूर्छना ये भी नहीं है, ठीक है। क्या होगा भाई, साडव, औडव, अंध्र, ये सब नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये साडव के पास ही आरोही, अवरोही, अस्थाई, संचारी, ये सही जवाब है, लेकिन एक क्रम में नहीं है। क्रम में कैसे होगा, सबसे पहले होगा आपका अस्थाई, क्या होगा, अस्थाई, उसके बाद होता है आरोह, अस्थाई के बाद आरोह, और आरोह के बाद की बात करेंगे तो ये होता है अवरोह। क्या होता है भाई मेरे, अवरोह, ठीक है। और अवरोह के बाद होता है अस्थाई, आरोह, अवरोह और आपके संचारी, क्या होते हैं, संचारी। ये आपके 4 वर्ण एक क्रम से है, लेकिन सही जवाब यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आपको बताएंगे कि संगीत पारिजात में इन वर्णों का अलग माना गया, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो अस्थाई के लिए 7, इसके लिए 12, है ना, इसके लिए जो है कि आपका 12 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ अलग दे है। और फिर यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे अगले यही 4 मन रहेगा, जिसमें जो है 25 ना मान के 38 माना जाएगा। वहां पे कौन वर्णों की संख्या, ये सारी बातें जो है इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बैच के अंदर में सारी चीजें पढ़ाई जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें भी देने का प्रयास करें, ऐसा नहीं समझिएगा कि बहुत सारी चीजें हम छुपा रहे हैं और ऐप में ही ज्यादा दे रहे हैं। प्रैक्टिस के दौरान जो भी चीजें आ रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं। मंजरीकार ने 36 लंबे बीना के तार पर शुद्ध मध्यम को कहाँ स्थापित किया। शुद्ध मध्यम की बात है, बताओ शुद्ध मध्यम कहाँ स्थापित होगा भाई, हम नहीं जानते, तो आप कर लीजिए। 36 है, 36 के बाद 4 गया 32 है, और 32 के बाद आप जानते हो कि 30 है, 30 के बाद 27 है, 27 के बाद 24, छोड़ो यही आ जाएगा, तो ये सा हो जाएगा, सा के बाद रे हो जाएगा, रे के बाद ग हो जाएगा, ग के बाद म हो जाएगा। 27 को लॉक करिए। 27 पे जो है, अब यहाँ 27 ये दे रखा है 27 इंच पे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, कितने लंबाई के अनुसार जो आप पढ़े होंगे बिना के तार पर स्थापित किए गए हैं। संगीत परिजात में होबल के द्वारा किया गया था, फिर धीरे धीरे उनसे कुछ चीजें छूट गया, श्रीनिवास ने कंप्लीट किए, बहुत तरह की चीजें। यहाँ सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका 27 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। अगला 19 नंबर का सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, संगीत रत्नाकर के अंत में कितने प्रश्नलिस्ट दिए गए। तो संगीत रत्नाकर के अंत में जो है वो 5 प्रश्नलिस्ट जो है दिए गए हैं। सी जवाब जो है एकदम सही हो जाएगा। और अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने।
सवाल है कि सी भोपाल ने संगीत रत्नाकर पर टीका जो है वो कब लिखे? तो सी भोपाल ने संगीत रत्नाकर के ऊपर टीका जो है वो 14वीं शताब्दी में लिखे है। तो ये सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ में अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि पंडित सोमनाथ कृत, जिसका नाम है राग विबोध, है ना। तो पंडित सोमनाथ कृत का नाम क्या है? राग विबोध। और इसकी रचना कब हुई? आप सब पढ़े होंगे कि इसकी रचना जो है वो 1610 में हुआ। आपको बताना है कि सोमनाथ, पंडित सोमनाथ जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं, स्टेट का नाम। जानकारी के लिए आपको मोटा मोटी बता दें इशारे के लिए कि दक्षिण भारत में एक स्टेट है वही के रहने वाले हैं। वो स्टेट कौन सा हो जाएगा? और भी आपको बता दें कि ये तमिलनाडु के ऊपर है। अब तमिलनाडु के ऊपर कौन है ये बताइए आप। चलिए, संगीत रत्नाकर में कितने रागों का वर्णन है ये भी आप पढ़े होंगे कि संगीत रत्नाकर में दूसरे जो अध्याय है, ऐसे 7 अध्याय इसीलिए सप्ताध्याय भी कहते हैं, और दूसरे अध्याय में राग के बारे में इसमें चर्चा की गई है। और राग की 2 बातें उन्होंने बताए हैं, एक मार्ग राग और एक आपके देसी राग। और मार्ग के जो है वो आपके 6 और देसी के 4 ये आप पढ़े ही होंगे। रागांग भाषांग क्रियांग इसे पढ़े होंगे, और एक ग्राम राग उपराग इसे पढ़े होंगे आप लोग। और कुल राग 264 माने हैं। कितने राग हो जाएंगे भाई? 264 सही जवाब। अब ये भी साथ साथ दिमाग पे जोड़ दीजिए कि संगीत पारिजात में अहोबल ने कितने राग माने। ठीक है, तो यहाँ सारंगदेव के अकॉर्डिंग 264 आपका हो गया, ये राग हो गए। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग एक एक चीज जब पढ़ेंगे संगीत रत्नाकर, तो प्रबंध के कितने अंग होते हैं, प्रबंध के कितने प्रकार होते हैं, प्रबंध के कितने धातु होते हैं, प्रबंधों का उल्लेख कहाँ किया गया है, और बहुत तरह की चीजें हैं जो आपको पढ़ाने हैं, है ना। चलिए, तो षडज ग्राम में जातियों की कुल संख्या ये आप जानते होंगे कि षडज और मध्यम, ध्यान सुनेंगे, षडज और मध्यम ग्राम में जातियां कुल 18 है, जिसमें से बात कर लेंगे तो षडज ग्राम की 7 जातियां और मध्यम ग्राम की 11 जातियां पिछले दिन बताए हैं, तो ये 7 हो जाएगा। सही जवाब 5, 6, 7, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल हम लोग देखें 24 नंबर सवाल। नाट्य शास्त्र में जाति के कितने लक्षण का उल्लेख किए गए हैं? तो नाट्य शास्त्र में जाति के कितने लक्षण है भाई? तो यहाँ पे ध्यान सुनेंगे, जाति के लक्षण पूछ रहा है आपसे, तो आप जानते होंगे कि जाति के कितने लक्षण हो जाएंगे भाई? तो 10 हो जाएंगे। आपको पढ़ाया गया ग्रह है, अंश है, न्यास है, अपन्यास है, ये सब आप पढ़े होंगे। औडत्व, साडत्व, तार, मंद्र, समझ रहे बात ना। ये सारी 10 लक्षण होते हैं, तो सही जवाब डी ऑप्शन। अगले सवाल फटाफट से देखेंगे, कम समय के अंदर में इसको खत्म करें। संगीत रत्नाकर में सालग सूट प्रबंध के कितने प्रकार है? अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आता है कि रुक नहीं पाते, आप समझिएगा। संगीत रत्नाकर में याद रखेंगे प्रबंध के 3 यहाँ पे प्रकार आपको पढ़ने हैं। अंग 6 पढ़ते हो, धातु 4 पढ़ते हो, ऐसे तो पढ़ते होंगे भाई। तो इसमें एक आपका पढ़ते होंगे सूड पढ़ते होंगे, एक आपका आलिक्रम पढ़ते हैं, आलिक्रम हो गया, और एक आपका विप्राकीर्ण होता है, विप्राकीर्ण होता है भाई। और ये सुड की बात कर लेंगे तो एक कई वैरायटी होता है भाई मेरे। इसमें क्या आएगा? तो इसमें शुद्ध सुड आता है, इसमें आपका सालग सुड आता है, सालग सुड आएगा, ठीक है, सुड ही है। और एक आपका दोनों को मिला देंगे तो मिश्रित सुड हो जाएगा, है ना। ये दोनों मिल जाएगा। शुद्ध के यहाँ पे 7 होते हैं, अलग अलग यहाँ पे इसके भी प्रकार होते हैं। ठीक है, 1 मिनट। शुद्ध के जो होते हैं, 1 मिनट, सालक के 7 होते हैं, शुद्ध के 7 नहीं होते हैं, इसके 8 होते हैं, है ना। और उसके जो है से कि कितने होते हैं कंफर्म ही लिख देते हैं, तो आप कंफर्म 5 मीटर क्यों जा रहा है ये, हाँ यहाँ आएगा। मान के चलिए कि शुद्ध है और शुद्ध के 8 हो जाएंगे, सालग के 7 हो जाएंगे, और ये क्या हो, दोनों को मिलाएंगे तो 2 और पहले 8, ये आपका मिश्र के 28 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि सालग सूड का प्रश्न क्या है। देखिए, सालग सूड प्रबंध के कितने बताए गए हैं भाई यहाँ पे प्रकार। तो ये सालग सूड की अगर बात कर लेंगे 7, ये इसमें जो संख्या जो है ये पूछा जा रहा है, प्रकार नहीं। और शुद्ध के 8 होता है, लेकिन अगर शुद्ध के भी प्रकार देखेंगे तो यह 4 भाग में कैटेगराइज होगा। उतनी आपको डिटेल्स में नहीं जाना, बैच के अंदर सारी बातें पढ़ाई जाएगी। तो प्रबंध के कितने बताए हैं, तो सालक सूड के, तो सालक के 7 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी याद रखें कि 7 से सालक, 7 से 7, 7 से सालक, 7 से 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 हो गया है, और 26 नंबर का सवाल कहां गया भाई? 26 नंबर का सवाल तो ये रहा, संगीत रत्नाकर में गमक के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है। तो संगीत रत्नाकर में गमक के प्रकार की अगर बात कर लेंगे तो 15 कुल गमक माने गए हैं। आप बताएंगे कि दक्षिण भारत में गमक के कितने प्रचलन में है। और संगीत पारिजात, संगीत ये आपका रत्नाकर है, तो संगीत पारिजात अहोबल जी का लिखा गया है, उसमें गमक के कितने प्रकार हैं जानकारी के लिए बता दे 20। आपको एक बताना है कि दक्षिण भारत में कितने गमक का प्रचलन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। अब 2 से 4 क्वेश्चन और है, फटाफट से। संगीत रत्नाकर
के संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में प्रबंध की चर्चा की गई? तो संगीत रत्नाकर के चौथे अध्याय में प्रबंध की चर्चा की गई है, ये आप जानते ही होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये है कि सुशीर वाद्य निम्नलिखित में से कौन है? गिटार है, सितार है, तबला है। आप सब जानते हो कि गिटार की बात कर लेंगे तो गिटार और सितार ये सब तत्ववाद से संबंधित है, और अगर तबले की बात कर लेंगे तो ये अवनद वाद्य है ना। और मुरली जो है ये आपका सुशीर वाद्य है। सुशीर वाद्य ऐसा वाद्य जिसे हवा के द्वारा जो है वो बजाया जाता है। अगले सवाल की बात कर लेंगे तो अगला सवाल यह है कि दो वाद्यों में एक स्वर बज रहा है, दो अलग अलग वाद्यों में एक स्वर बज रहा है, तो हम भी बिना देख कर बता सकते हैं कि यह दोनों अलग अलग वाद्य बज रहे हैं। ऐसा किसके कारण होता है? तो आप सब जानते हो अलग अलग वाद्य हो चाहे अलग अलग मानव हो, सभी में अलग अलग जो है वो कहीं ना कहीं सहायक नाद है, और सहायक नादों के आधार पे उनमें नाद के आप जाति और नाद के लक्षण में आप गुण जाति के बारे में पढ़े ही होंगे, तो उसी से संबंधित है। तो ये नाद का सहायक हो जाएगा भाई। सहायक नादों के कारण ही ऐसा होता है कि हम अलग अलग वाद्यों को पहचान कर पाते हैं कि उधर से सितार का साउंड आ रहा है, कि गिटार का आ रहा है, कि तबले का आ रहा है, क्योंकि उसमें साउंड में नाद जो होते हैं कहीं ना कहीं सहायक नाद वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो अगला सवाल है कि वह स्वर जिन्हें गाने से राग नष्ट हो जाता है। तो वादी हो गया, अनुवादी, संवादी, विवादी। तो विवादी स्वर का इस्तेमाल नहीं होता है, विवादी गाने से उस राग का क्या हो जाता है भाई? तो नष्ट हो जाता है। अगले सवाल की बात कर लेंगे, हल्का प्रश्न ये। अगले सवाल है कि राग नाद की विशेषता जाति किस पर है? देखिए उसी तरह से सवाल आ गया कि नाद के लक्षण में, 3 लक्षण में जो आप एक पढ़ते होंगे कि जाति के बारे में, है ना, जाति अथवा गुण, तो ये जो है वो किस पे? ये भी नाद के नाद सहायक नादों पर ही होता है। सही जवाब ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और अगले सवाल जो है देखिए 30 का करके और 32 33 भी शायद करा देंगे, 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा टाइप हो गया है, तो चलिए इसको भी देख ही लेते हैं, है ना। ये आपका हो गया। और ये बताइए 32 नंबर का सवाल ये है, ठीक है। चलिए 1-2 गो मगनिया करा रहे हैं जी, तो है ना। चलिए मध्यम स्वर की तारलता पंचम स्वर की तारलता ... है। मध्यम स्वर, मध्यम मतलब मां, की तारलता पंचम स्वर से क्या है? तो पंचम मध्यम जो है वो कहीं ना कहीं पंचम से नीचा है। स्वर बात ना। इसकी आंदोलन संख्या 320 होती है, इसकी आंदोलन संख्या 360 होता है। जब आंदोलन संख्या बढ़ेगा तो आवाज भी ऊंचा चला जाएगा, तो ये नीचा होता है, कम होता है, तो उससे कम है। क्लियर? तो ये आपको हो जाएगा। इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं, तो ध्यान रहे आपका। अगला सवाल है कि तार सप्तक का षड्ज मध्यम सप्तक के षड्ज की तारलता में। देखो थ्योरी वही होता है, केवल अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चन का आंसर देना होता है, उसी से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तार सप्तक का स यानी ये आपका लास्ट वाला है ना, जिसकी आंदोलन संख्या मध्यम सा के दुगनी होती है। मध्यम सप्तक के सा षड्ज, मध्यम सप्तक के षड्ज से तारलता, तो एक ये सा है और एक तार सप्तक के सा है। इसकी आंदोलन संख्या 240 है, और इसको डबल कर देंगे तो ये 2 2 4 और 40 40 80 480 हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि तार सप्तक का सा, मतलब यहां से पूछ रहा है, तो ये इससे क्या हो जाएगा? तो ज्यादा हो जाएगा। अधिक, कम है, गलत बात, ज्यादा है, सही है, बराबर, नहीं। ठीक है, तो ये सही जवाब बी ऑप्शन ज्यादा हो जाएगा। अगले सवाल है, एक आध प्रश्न है, नहीं अब कुछ नहीं है। तो 30 क्वेश्चन का आपको कह करके और 33 क्वेश्चन हम आपसे करा लिए, और यहाँ पे आप हैं जनाब, है ना, लैपटॉप या कहीं भी टीवी या मोबाइल में आप देख रहे होंगे कितना स्कोर आया। 30 छोड़िए, 33 के ऊपर में आपको बताना है कि 33 में कितना आया। अगर आप इसमें नॉर्मली 20 से प्लस कर रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक है, आप अच्छे बच्चों में से एक हैं। थोड़ी बहुत अगर मेहनत किए जाएंगे तो आपको स्कोर बढ़ सकते हैं, और चाहे तो आप किसी भी एग्जाम में रिजल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली है। अगर इससे कम आ रहा है तो कोई घबराना नहीं है, चीजें आप कुछ सीखें, और कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी चैनल पे जाइए और वहां से बैच ले लीजिए। आप बैच लेना चाहे तो हमसे भी ले लेंगे, लेकिन हम ज्यादा जोर नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप शुरू से जब चीजें को पढ़ेंगे तो 3-4 महीने तो लगेंगे सभी चीजें ठीक होने में। 4-5 महीने के बाद जो है वो आपकी तूती नहीं बोल पाएगी कोई। ठीक है, तो ये सारे का सारा ठीक हो जाएगा। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कितने सही हुए हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई भूल चूक हुई होगी तो माफी चाहते हैं। आप अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा, हमसे किसी भी तरह का दिक्कत हुआ होगा उस चीजों को हम लोग देखेंगे और उसमें हम सुधार करेंगे। आप अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगले किसी सीरीज में। और प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो जो बाद में आए हैं पहले वाला भी वीडियो देख सकते हैं। आप जाएंगे तो नया जो है संगीत का प्लेलिस्ट इसी चैनल पे आपको VR एजुकेशन पे मिल जाएगा। चलिए तब तक के लिए हमें इजाजत दे दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे।